बुलेटिन में सबसे पहले बात आज के बाजार की। आज के बाजार में रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है। सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का लेवल पार किया तो निफ्टी ने 14 महीने के बाद नया रिकॉर्ड बनाया है। आज के बाजार में निफ्टी ने पहली बार 26,300 का लेवल पार किया। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा आज के बाजार का हाल? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और डेफिनेटली आज का एक जबरदस्त सेशन हमें देखने को मिला है। निफ्टी का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, एक नया ऑल टाइम हाई बाजार ने एविडेंट कर लिया है। निफ्टी में हालांकि आखिरी तक आते आते थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिली, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो तो इतिहास में, हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो ही गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा इजाफा, सेंसेक्स ने आज अपना न्यू हाई जो है वो रिकॉर्ड किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अक्रॉस द बोर्ड आप बोल सकते हैं कि अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन देखते हैं इस तेजी को आखिरकार लीड किसने किया है। निफ्टी में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारी दिग्गज कंपनी आज के सत्र में जोरों शोरों से कामकाज कर रही थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज अपना जो 52 हफ्ते का हाई है उसको भी टच किया है। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। आयशा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेज, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऑटो पैक में आज थोड़ा सा जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, देखिए अशोक लेलैंड खबरों के चलते ये उसमें था, पूरा फोकस में था, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। एस्कॉट क्यूबोटा, एमएनएम फाइनेंशियल और कोफोर्ज में अच्छी खासी तेजी का सत्र आज देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एल्केम लैब और ऑयल इंडिया में थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें तो आज के सत्र में एक अच्छी खासी तेजी, देखिए क्लीन कर दिया है। इंडियन बैंक था यहाँ पे जो कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अच्छा खासा मुनाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। मेजर इंडाइसेस जो है अच्छे खासे कामकाज के साथ बंद हुए हैं और डेफिनेटली 297 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया है। वही बाजार नया हाई लगा चुका है। ब्रोकरेज का मानना है कि बुल्स की रफ्तार और बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी के मुताबिक साल 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 का स्तर छू सकता है। पूरी रिपोर्ट बता रही है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। आज बाजार में एक अच्छा खासा माइलस्टोन हमें देखने को मिला है। निफ्टी 26,300 के आंकड़े को जो है पार कर गया है, लेकिन जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यहां से जो रैली है वो आगे चल के शानदार हमें देखने को मिल सकती है। 30,000 तक निफ्टी दिसंबर तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कैलेंडर ईयर 26 तक हमें ये कंप्लीटली 30,000 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर बेस केस भी हम माने ना तो निफ्टी को 30,000 लगाने से कोई नहीं छू सकता। ये दोनों ही जो ब्रोकरेज है वो बोल रही है इस टाइम पे। उसको जो बूस्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? इस टाइम पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी ज्यादा फेवर कर रही है। इनफैक्ट जो फिस्कल पॉलिसीज भी है वो भी फेवर में खड़ी हुई है। डिमांड की बात करी जाए तो वहां से अच्छा खासा जो एक ग्रोथ मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन थीम जो है वो बरकरार इस टाइम पे बनी हुई है। इस टाइम पे अगर बात करें एमएससीआई इंडिया अर्निंग की तो वो हमें 13% की देखने को मिल सकती है कैलेंडर ईयर 26 में। 27 की बात करी जाए तो ये 14% का अनुमान जो है जताया जा रहा है। इनफैक्ट जो अब आप अर्निंग्स देख रहे हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा जो रीबाउंड है ये हमें देखने को मिला है। Q2 के नंबर्स ही आप देख लीजिए, उसे कंपेयर करें तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो सारे ही फैक्टर्स हैं जो निफ्टी को 30,000 तक पहुंचा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनी ने भले ही टैरिफ बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन नवंबर में कंपनियों ने चुपके से कई टैरिफ प्लान में बदलाव किया है। टैरिफ प्लान बढ़ाने का ग्राहकों के जेब पर कितना असर पड़ेगा, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ में आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की थी। 1.5 साल बीत चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने प्लान्स को रीस्ट्रक्चर और रीजिग कर रही हैं। अगर मैं नवंबर महीने की बात करूं तो हमें वोडाफोन आइडिया के 2 टैरिफ प्लान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां हमको एयरटेल ने अपना एक 189 वाला प्लान हटा दिया है, वहीं पर रिलायंस जियो ने अपना 209 रुपए वाला प्लान उसको भी
रीस्ट्रक्चर कर दिया है। अब वो आपको कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा, लेकिन माई जियो ऐप के ऊपर दिखेगा। इधर जो सरकारी कंपनी BSNL है, उसने भी अपने कई प्लान्स के अंदर चेंज किया है। उसने अपने जो छोटे प्लान्स हैं उनकी वैलिडिटी कम की है। तो ये सब इशारा कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां लगातार टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो दिसंबर में आपको एक बड़ी टैरिफ में बढ़ोतरी आती हुई और दिखाई दे सकती है। जो ग्राहक हैं उनको एक झटका आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। टेलीकॉम कंपनी अपने हेडलाइन टैरिफ में 15% से 20% की बढ़ोतरी दिसंबर महीने के अंदर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत प्रदूषण खत्म कर दे, क्योंकि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। इस मामले में पूरी जानकारी बता रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है। तो आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला उठा। अमेकस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली NCR में हालत काफी खराब है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई तुरंत करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हम घुमा दें और प्रदूषण गायब हो जाए। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स बताएं कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह के निर्देश देने की जरूरत है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई सोमवार को करेगा। इसी से जुड़ा है हमारे आज का आवाज अड्डा का टॉपिक भी। दिल्ली हो या मुंबई, देश के दूसरे शहर में भी सांसों की इमरजेंसी है। तो पोल्यूशन का आखिर क्या है सॉल्यूशन? आज आवाज अड्डा में इसी पर कर रहे हैं चर्चा। दिल्ली प्रदूषण जान का दुश्मन, शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का उद्घाटन किया। इस रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट ने तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है और ये अपने साथ 300 किलो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। आज इसकी पहली झलक दिखाई गई है। विक्रम-1 रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के इंफिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। इसी के साथ पीएम ने न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जल्द न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होगी। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच यूपी और एमपी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बीएलओ को हार्ट अटैक आया तो यूपी के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ की मौत के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
यूपी के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल और दमोह में काम के दौरान बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी एसआईआर के बीच आई इन खबरों ने ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि दावा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी दबाव की वजह से कहीं बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया तो कहीं उनकी जान चली गई। यूपी के बरेली के परदौली गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार गंगवार स्कूल में सहायक अध्यापक के साथ साथ गांव के बीएलओ भी थे। काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई। इसके बाद सर्वेश कुमार गंगवार के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा उन पर काम के दबाव की वजह से हुआ। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। यहाँ लाया शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक जी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है। बरेली में बीएलओ की जान गई तो मध्य प्रदेश के दमोह और बैतूल में बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। दावा किया गया कि ये घटनाएं भी बीएलओ के जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से हुई। जयपुर में जॉब करते जो अभी जो गवर्नमेंट के जो आया है जनगणना वाला, हाँ। तो उनमें इनकी ड्यूटी लगी है, तो उस दौरान मतलब बहुत प्रेशर आया, उन कारण को अभी हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी एम्स भर्ती करने का बोला है। एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां तो ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने तो खुलकर आरोप लगाया कि देश भर में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उनकी मौतें हो रही हैं। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया, यानी विपक्ष बीएलओ की मौत और उनकी तबीयत बिगड़ने के मुद्दे को सीधा सीधा उनके काम से जोड़ रहा है, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। बीएलओ की जान गई है और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं, और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था, और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। मतलब एसआईआर पर चढ़े सियासी रंग के बीच बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव के मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें बीएलओ के तनाव और दबाव में होने का दावा किया गया। इसी के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज दिल्ली समेत 10 राज्यों के मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया है। 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं शंकर आनंद। शंकर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल इसी साल सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था और उस मामले में ये पता चला था कि मेडिकल कॉलेज जो है उससे जुड़े हुए काफी एक बड़े मामले पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जब वहां पे जांच पड़ताल करने के लिए जब मेडिकल टीम जाती थी तो उसको ब्राइब भी दिया जाता था। और ब्राइब से जुड़े मामले में ये भी पता चला कि फर्जी पेशेंट बनाना, फर्जी संस्थानों में किस तरह से एक बड़े स्तर पे पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा दिखाया जाता था और जांच करने वाली टीम को वहां पे बरगलाया जाता था, और जो अगर कोई सवाल उठाया जाता था तो उसके बदले में उसे पैसे की रकम पेश की जाती थी। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया, उसी मामले को ईडी ने
टेक ओवर करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच पड़ताल की कार्रवाई स्टार्ट की और जिसके तहत आज 7 कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी शंकर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। अगली बड़ी खबर अमेरिका की। अमेरिका एक बार फिर आतंकी वारदात से दहल उठा है। इस बार वारदात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बेहद करीब हुई है। एक शख्स ने बुधवार को वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर अचानक गोलियां बरसा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फायरिंग को आतंकी वारदात बताया। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस के आसपास ये भागम भाग तब मची जब अचानक वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक आदमी ने व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी, उन्हें लहूलुहान कर दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हमलावर ने पहले एक महिला गार्ड को सीने में गोली मारी और फिर सिर में। उसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर फायर किया। ये हमला होते ही व्हाइट हाउस के आसपास अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल यहाँ वहाँ दौड़ने लगे क्योंकि हमला किसी आम नागरिक पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के नजदीक हुआ था, यानी उस जगह जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने उस समय अटैक किया जब नेशनल गार्ड्स मेट्रो स्टेशन के पास गश्त कर रहे थे। Myself and my team were notified that 2 National Guardsmen have been shot in Washington, D.C., critically wounded. The shooter shot in a cowardly, dastardly act, targeting the best of America. Heroes willing to serve in Washington, D.C., serve for people they don't know and they've never met because they love their country and their capital and their community. उसने जैसे ही हमला किया, आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्टिव हो गए। उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स पर गोली चलाई और उसे धर दबोचा। पता चला कि व्हाइट हाउस के पास हमले का आरोपी अफगानिस्तान का नागरिक है जिसका नाम रहमानुल्लाह लाकानवाल है। बताया जा रहा है कि जिस समय रहमानुल्लाह लाकानवाल को पकड़ा गया, उसके शरीर पर नाम मात्र के ही कपड़े थे। जांच अधिकारियों ने घटना वाली जगह से वो बंदूक भी बरामद कर ली है जिससे गोलियां दागी गई थी। व्हाइट हाउस के नजदीक हुए इस हमले ने अमेरिकी सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जमकर भड़के। उन्होंने 2 टूक बोल दिया, ये हमला आतंकी हमला है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. यानी जिस यूनिट को अमेरिका ने सालों पहले अपने हाथों से खाद पानी दिया था, उसी यूनिट के एक सैनिक ने अमेरिकी सुरक्षा बलों के साथ खून खराबा किया। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।